वायरस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिकीय संरचना का अभाव पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। वायरस में ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती। वायरस जो होता है जब किसी शरीर के अंदर होता है तो वह विभाजन करता है, उसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डिवाइड होता है, और जब वो शरीर के बाहर होता है तो अविभाजनशील होता है। और लगभग सभी वायरस जो होते हैं वो उनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है, वो पोटेंशियली इन्फेक्शियस होते हैं। और उनमें एक न्यूक्लिक अम्ल सिंगल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है सभी वायरसेस में, और इनमें केवल इनके जेनेटिक मटेरियल का ही विभाजन होता है। इनमें जो प्रजनन होता है वो केवल डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है या रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे के शरीर में रहते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ संक्रमण फैलाते हैं। और लगभग सभी प्रकार के जीवों में प्लांट वायरस पाए जाते हैं, एनिमल वायरस पाए जाते हैं, और इसी के साथ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये केवल होस्ट सेल में ही अपने स्पेसिफिक पैरासाइट में ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाहर ये मर जाएंगे, मरे हुए होते हैं। और इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन की क्षमता नहीं पाई जाती। ये जब भी विभाजन करते हैं या गुणन करते हैं तो वो पोषी कोशिका या होस्ट सेल होता है उसकी जो मशीनरी होती है उसका इस्तेमाल करके करते हैं। इनमें स्वतः रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। पहले देखते हैं शेप ऑफ वायरस। वायरस बहुत डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, बैक्टीरियोफाज दिख रहा है और इन्फ्लुएंजा वायरस दिख रहा है। एक क्यूबॉइड होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं, हेलिकल होते हैं, बुलेट शेप्ड होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। जैसे क्यूबॉइड होता है वो एडिनो वायरस होता है। एडिनो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबॉइड होता है। बुलेट शेप जो होते हैं वो रेबीज़ वायरस होते हैं, बुलेट शेप रेबीज़ वायरस होते हैं। और फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज वायरस होता है। साइज़, इनका साइज़ बहुत वेरिएबल होता है, और अब रिसेंट टाइम में साइज़ का डिटर्मिनेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ हम करते हैं। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं वो 20 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के अराउंड पाए जाते हैं। कुछ वायरस इस साइज़ से बड़े और कुछ इससे छोटे भी हो सकते हैं। अगली चीज़ आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आखिर वायरस की संरचना कैसी होती है। तो वायरस मुख्य रूप से एक, जब हम फुली इन्फेक्शियस जो सेट होता है वायरस का, जो इन्फेक्शन फैलाता है, उसे वेरियन कहते हैं। ये वेरियन जो होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और इसकी संरचना बहुत सिंपल होती है, और डिफरेंट शेप का कैप्सिड पाया जाता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे हम लोग। तो जो वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है। उसके साइज शेप जो हो सकता है वो सर्कुलर, इसी के साथ लीनियर, मतलब गोलाकार या रेखीय, किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल जीनोम में कभी कभी केवल एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। इस प्रकार का जो जीनोम होता है वायरस का उसे हम मोनोपार्टाइट जीनोम कहते हैं। और कभी कभी न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे खंड मिलते हैं, बहुत सारे खंड दिखाई देते हैं, उस जीनोम को हम मल्टीपार्टाइट जीनोम कहते हैं। और इस डीएनए को चारों तरफ से जो घेरे हुए रहता है प्रोटेक्टिव आवरण, उसे हम कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड का जो मुख्य कार्य होता है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस से प्रोटेक्ट करना होता है। न्यूक्लियेजेस जो होता है वो होस्ट में पाया जाने वाला एंजाइम होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देता है। और कैप्सिड प्रोटीन्स जो होती हैं इसको वायरल जो जीनोम होता है वही कोड करता है। इन दोनों के अलावा एक अतिरिक्त संरचना इनमें और पाई जाती है जो महत्वपूर्ण होती है, उसे हम कहते हैं इन्वेलप, जो सभी वायरसेस में नहीं पाई जाती, कुछ स्पेसिफिक वायरसेस में पाई जाती है, जिसका जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, एन्वेलप पाई जाती है। ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और इसमें लाइपोप्रोटीन भी पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन मिलकर के होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अटैच होते हैं। इसकी जो बाइलेयर होती है, ये प्रोटीन की लिपिड की पाए जाने से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस बाइलेयर में बाहर जाकर ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। इन्वेलप जो होता है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव, एडिशनल प्रोटेक्टिव कोट
लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, यहाँ हम देखेंगे। वायरस का जो जीवन चक्र होता है वो दो प्रकार का होता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में वायरस का जो डीएनए होता है वो होस्ट पोषी कोशिका में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, और वो उस क्या कहते हैं, पोषी कोशिका या बैक्टीरिया कोशिका के डीएनए से जाकर के नहीं मिलता है, स्वतंत्र रूप से अपना रेप्लिकेशन करता है। इसके विपरीत लाइसोजेनिक साइकिल जो होती है, इसमें जो वायरल डीएनए होता है वो होस्ट डीएनए से जाके इंटीग्रेट कर जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लाइटिक साइकिल को देखते हैं। तो लाइटिक साइकिल को देखते हैं फिगर में, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इस साइकिल में, लाइटिक साइकिल में सबसे 4 फेज पाए जाते हैं। पहला फेज जो होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट, जुड़ना। दूसरा फेज होता है जिसे हम कहते हैं पेनेट्रेशन। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन या गुणन। और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं रिलीज या लाइसिस ऑफ सेल, सेल लाइसिस, कोशिका का टूट जाना। तो सबसे पहले चरण में वायरस जो होता है, वायरस जैसा कि पिछले पहले पढ़ा हमने, वो पैरासिटिक होते हैं और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और वायरस जैसे कि जब हम बीमारियों को देखते हैं तो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स को लेके आता है। एचआईवी के वायरस के उत्पन्न सिम्टम और होते हैं। उनका जो इफेक्टिव, जिस ऑर्गन को वो इफेक्ट करते हैं वो ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। सारे वायरसों के जो ऑर्गन होते हैं वो एक ही नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक वायरस के लिए, जैसा मैं बताया था, वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन्स और लाइपोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो वायरस जो होते हैं वो अपने कैप्सिड के द्वारा स्पेशल होस्ट कोशिका के ऊपर जाकर के विशेष प्रकार का रिसेप्टर पाया जाता है, उस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं रहेगा तो वायरल वहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो उस कोशिका को फिर वो पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो होता है स्पेसिफिक स्टेज में, उसे कहते हैं पेनेट्रेशन। उसके बाद वायरस जो होते हैं वो वहाँ पे सेकंड स्टेज में पेनेट्रेट करते हैं, सेल में छेद करते हैं और उस सेल में एंट्री करते हैं। अटैचमेंट हो गया, पेनेट्रेशन हो गया, और तीसरा जब होता है मेथड, उससे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन। अब वो होस्ट सेल में जाकर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, डिवाइड करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके में जो रेप्लिकेशन होता है, जो न्यूक्लिक एसिड का डिवीज़न होता है, वही उनका रिप्रोडक्शन होता है। और वो अपने आप ये नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रेप्लिकेशन की कोई मशीनरी नहीं पाई जाती। तो होस्ट कोशिका के अंदर जा कर के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने डीएनए को बार बार रेप्लिकेट करते हैं, आरएनए को, और उसके बाद कैप्सिड प्रोटीन, जो इनकी प्रोटीन कोट है, उसको भी कोड करते हैं, उसका निर्माण करते हैं उसके बाद, डीएनए बनने के बाद। और फिर धीरे धीरे एक नए नए वायरसेस का निर्माण होता जाता है, और फिर उचित परिस्थिति में वो सेल से बर्स्ट करते हैं, सेल लाइसिस होती है, वो कोशिका के बाहर निकलते हैं और अपने इन्फेक्शन को और बढ़ाते हैं। ये लाइटिक साइकिल होती है। इसके अपोजिट में लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस का जो डीएनए होता है वो अपने होस्ट या बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के इंटीग्रेट कर जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। ये देखिए इस फिगर में यहाँ पे, उसके साथ वो जुड़ जाता है और उचित परिस्थिति आने में फिर वो लाइटिक साइकिल को शो करता है। तो ये है इसकी। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग वायरल डिजीजेस। सबसे पहली डिजीज़ जो कॉमन होती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा जो होती है, जिसे कभी कभी फ्लू भी कहते हैं, ये ऑर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली के वायरसेस होते हैं, उनके द्वारा होती है। ये आरएनए वायरसेस होते हैं। ये इन्फ्लुएंज़ा कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंज़ा के 4 टाइप्स के इन्फ्लुएंज़ा पाए जाते हैं, इन्फ्लुएंज़ा ए, इन्फ्लुएंज़ा बी, इन्फ्लुएंज़ा सी और इन्फ्लुएंज़ा डी। जो इन्फ्लुएंजा ए होता है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस होता है। 1918 में इसी वायरस से स्पेनिश फ्लू आया था और 2009 में स्वाइन फ्लू भी आया था। ये जो वायरस होता है, इसकी जो सरफेस होती है उस पर ग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनके सरफेस पे पाए जाते हैं इन्फ्लुएंजा में। और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग, खांसने, छींकने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। और इसमें फ्लू और निमोनिया, इन दोनों प्रकार के लक्षण जो होते हैं वो इन्फ्लुएंजा में पाए जाते हैं। चेस्ट में कंजेशन होना, सोर थ्रोट होना, हाई फीवर होना, रनी नोज़ होना, जॉइंट में मसल्स में पेन होना। और इसके लिए फिर अभी तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस आ गई है, वैक्सीनेशन होती है इन्फ्लुएंजा के लिए। अदरवाइज़ इन्फ्लुएंजा में हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करते हैं। अगली बीमारी होती है जैसे पोलियो। पोलियो जो है वो इंडिया से लगभग इरेडिकेट हो चुकी है
गवर्नमेंट की स्कीम भी थी 2 बूंद ज़िंदगी की, जिसके द्वारा पोलियो OPV ओरल पोलियो ड्रॉप्स को फ्री में पिलाया जाता था। तो लगभग भारत से ये बीमारी पूरी तरीके से रेडिकेट हो चुकी है। पोलियो माइलेटिस वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है, जो एक प्रकार का RNA वायरस है, और ये मुख्य रूप से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ये वहीं पर कोलोनाइज होता है, और ये वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो फैकल मतलब अवशिष्ट पदार्थ से के द्वारा, ओरल टू ओरल, मुंह से मुंह के द्वारा, लार के द्वारा, इसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और ये बीमारी में मसल्स जो होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं, कभी कभी इसमें इनएबिलिटी हो जाती है, चलने में आदमी असमर्थ होता है, इनएबिलिटी टू मूव। इसके लिए इम्यूनाइजेशन हुआ, ओरल पोलियो वैक्सीन्स आती ही हैं, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स IPV भी जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। और इसके साथ साथ धीरे धीरे इस बीमारी को ख़त्म, पूरी दुनिया में तो अभी कुछ देशों में है, बाकी भारत में वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। थर्ड है रेबीज़। रेबीज़ बीमारी जो होती है, जैसे हम सुनते हैं कि कुत्ते के काटने से होती थी, और इसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया, या पानी से भय लगना। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम के द्वारा ये होती है, और इसके जो वेरिएंट्स होते हैं या वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो इनवेलप्ड होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि विशेष रूप से सारे वायरसेस में नहीं, कुछ में ही इनवेलप पाया जाता है। इसका इन्फेक्शन जो हो सकता है वो बैट से, मंकी से, रैकून से, फॉक्स से, कैटल से, डॉग, कैट और मंगूज़ या नेवले के द्वारा काटने से होता है। रेबीज़ का कोई इलाज नहीं होता, तो इसके लिए इसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, चेतना का अभाव हो जाता है, हाइड्रोफोबिया होता है कॉमनली, हेलुसिनेशंस क्रिएट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है एड्स, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये बहुत बड़ी बीमारी है एड्स की। एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होता है, एक प्रकार का RNA वायरस है ये HIV वायरस। HIV फ़िलहाल इस सदी का सबसे ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने वाला वायरस रहा है, और ये RNA वायरस के द्वारा होता है। इसमें संक्रमण मुख्य रूप से होता है ब्लड के द्वारा, इन्फेक्शन हो सकता है, ये तरल माध्यम के द्वारा ही संक्रमण होता है, सीमन के द्वारा, वाजाइनल फ्लूइड के द्वारा हो सकता है, या फिर इंजेक्शन के द्वारा हो जाता है, जो संक्रमित सुई होती है उसके द्वारा एड्स का इन्फेक्शन हो जाता है। संक्रमण होने के बाद इसमें HIV वायरस जो होता है वो मुख्य रूप से हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बहुत कम कर देता है। T हेल्पर सेल्स जो होती हैं, TH-CD4 सेल्स, उनकी नंबर जो होती है एक औसत नंबर से बहुत नीचे गिरने लगती है, तो मनुष्य में एड्स के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एड्स से नहीं और कई सारी बीमारियों से मनुष्य इसमें मर जाता है, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत कमज़ोर होती है, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कमज़ोर होने से वो बाकी चीज़ों से नहीं लड़ पाता। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B वायरस, इसे HPV वायरस कहते हैं, DNA वायरस होता है, ब्लड में, सीमन में, और क्या कहते हैं कंटामिनेटेड इंजेक्शन लगाने से भी होता है। इससे धीरे धीरे जॉइंटिस का डेवलपमेंट होता है, कभी कभी क्रोनिक कंडीशंस में लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी वैक्सीनेशन आती है, समय पे इसका वैक्सीनेशन करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। लास्ट है इबोला। ये इबोला वायरस के जीनस में सिंगल स्टैंडर्ड RNAs होते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होते हैं यही इबोला को फैलाते हैं। 2018 में इसके काफ़ी अफ्रीका में कहर हुआ था। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है इसके द्वारा, सलाइवा से, ब्लड से और फैकल मटेरियल से। जो इसके फ्रूट पैड्स होते हैं, इसके रिजर्वायर कहलाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये संक्रमण होता है और फैलता है।